हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में कवर किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मेडिकल, जेबीटी, एलटी कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, तो क्लास में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मगध की राजधानी क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे कवर किए गए हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट है, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, पाटलिपुत्र, राजगृह या तक्षशिला? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। राइट ऑप्शन सी। ठीक है, राजगीर भी आप इसको लिख सकते हैं। राजगीर थी, और जिसके बाद क्या हुआ था, पहली राजधानी जो थी राजगीर थी, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र, लास्ट में पाटलिपुत्र यानी इसको बदल दिया गया था, लेकिन राजगृह जो थी इसकी पहली राजधानी थी। याद रखेंगे अच्छी तरह से। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका? शिशुनाग, कालाशोका, महापद्मनंद या घनानंद? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के, ये किस वंश का था? नंद वंश का। याद रखेंगे, यहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नंद वंश का क्या था? ये अंतिम शासक था, ये भी याद रखेंगे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। और इसको क्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? उखाड़ फेंका। और मगध किस पर अधिकार किया था? मगध साम्राज्य पर अधिकार किया था। ठीक है। और इसके अलावा घनानंद एक क्रूर और लोकप्रिय शासक था, साथ में जिससे चंद्रगुप्त को जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ, जिस कारण जो था ये हार गया था। और कौटिल्य जी ने चाणक्य और साथ में बोले विष्णुगुप्त गुप्त के नाम से जाना जाता है, ने चंद्रगुप्त को राजनीतिक और राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित भी किया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आई होप कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर समझ आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गढ़वाल को क्या कहा जाता था? पूरा, निगम, नागरिका या राजधानी? तो किस नाम से जाना जाता था? पूरा नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर रहेगा पूरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? कामिकास कहा जाता था, शौल्किका, राजभट या ग्राम भोजक? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए कामिकास इसका राइट आंसर रहेगा, यानी इसे ये कहा जाता था। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और भी आपको बता दूं कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को राजभट भी कहा जाता था, लेकिन राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए ही रहेगा। पाली ग्रंथों की हम बात करें, इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको बता देती हूँ कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो पाली ग्रंथ जो थे, पाली ग्रंथों में छठी शताब्दी सेंचुरी में, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में समुद्री यात्रा और व्यापार का उल्लेख भी मिलता है। किस किन ग्रंथों में? पाली ग्रंथों में मिलता है। और साथ में सीमा शुल्क अधिकारियों को कामिकास कहा जाता था, जबकि शुल्क अधिकारियों को शुल्किक कहा जाता था। ठीक है, जो कि शुल्क जो टैक्स लगते थे वो किस पे लगते थे? वो लगते थे कपड़ों पर, वस्त्रों पर। लेकिन सीमा शुल्क को, जो सीमा पर कर लगाता था, उसको बोला जाता था कामिकास, जो कि अन्य था, जो कि शुल्क अधिकारी जो था, अधिकारियों को शुल्क कहा जाता था, जो कि वस्त्रों पर कर लगाते थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अमीर किसान जो थे उन्हें कहा जाता था, जैसे कि ग्राम भोजक है, गृहपति है, ग्राम कास हो या कामिकास। तो कामिकास तो आपको पता लग गया कि जो सीमा शुल्क लगाता है उसको कामिकास कहा जाता था। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गृहपति। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अमीर किसानों को गृहपति कहा जाता था। गृहपति का मतलब क्या होता है? गृहपति को कहते हैं घर का मालिक। क्या कहते हैं? घर का मालिक या भूमि का स्वामी। भूमि का स्वामी इसे कहा जाता है। तो इसी ये छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में अमीर किसानों के लिए उपयोग किया जाता था, जो ये वाला शब्द है। ठीक है, बड़े पैमाने पर कृषि वगैरह करते थे और अधिकार अधिक उत्पादन करते थे, तो इसलिए उनको गृहपति, घर का मालिक या भूमि का स्वामी कहा जाता था। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर ऐसे तो महापद्म नंद है, लेकिन दो तरह से मैं इसको बताऊंगी। महापद्म नंद को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। अब महापद्म नंद जो था ये भी नंद वंश का क्या था? याद रखेंगे, नंद वंश का संस्थापक था कौन? महापद्म नंद। और इन्होंने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया और महापद्म को पुराणों में एकमात्र साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। क्या किया है इन्होंने? एकराट जो पुराण है, ठीक है, पुराणों में एकराट एकमात्र सम्राट के रूप में वर्णित किया है, तो इसका राइट आंसर महापद्म रहेगा। चंद्रगुप्त को भी कहा जाता है, जैसे कि कंफ्यूजन हो आपको, तो भारतीय इतिहासकार जो है अक्सर चंद्रगुप्त को पहला साम्राज्य निर्माता कहते हैं। तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और जो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है। लेकिन महापद्म नंद को भी कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वो पहले साम्राज्य निर्माता मानते हैं, क्योंकि उन्होंने नंद साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था, मतलब उसके बाद में मौर्य साम्राज्य आया था, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर रहेगा महापद्म नंद। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है? अभिधम पिटक है, विनय पिटक है, सुत पिटक है, ठीक है। तो इसमें सुत पिटक इसका राइट आंसर रहेगा। वैसे तो बोला जाता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक को माना जाता है, ठीक है, त्रिपिटक को कहते हैं, और ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट ऐसा ग्रंथ है जो बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं को संकलित करता है। लेकिन राइट आंसर सुत पिटक रहेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको साथ में बता दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो एक महाजनपद था मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या रहेगी? विराटनगर इज करेक्ट आंसर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। एंड क्वेश्चन नंबर 9, उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? कैकय, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कैकय, यानी उपनिषद काल में राजा अश्वपति कैकय राज्य का शासक था, ठीक है। यानी कैकय कौन था? यह राज्य गांधार के पूर्व में व्यास नदी के तट पर स्थित था, जो कैकय राज्य था, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका रहेगा। इन क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया? यहाँ से कौन सा सिद्धांत था जो जैन धर्म ने जोड़ा था? अहिंसा, सत्य, सत्य। तो इसका राइट आंसर ब्रह्मचर्य रहेगा। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य पर सिद्धांत जो था वो महावीर स्वामी, ये भी याद रखेंगे, किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ये पांचवें सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया था, फिफ्थ प्रिंसिपल था, पांचवा सिद्धांत के रूप में इसको जोड़ा गया था। और अन्य चार कौन थे? अन्य चार था, एक था अहिंसा, ठीक है, सत्य, असत्य, और चौथा था इसमें अपरिग्रह। चौथा क्या था? अपरिग्रह था। तो याद रखेंगे, यहीं से अगर पूछा जाए कि अन्य चार जो सिद्धांत थे या जैन धर्म के चार सिद्धांत कौन थे, तो उसका नाम आएगा अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। अगर पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया था, तो ब्रह्मचर्य आएगा, जो कि महावीर स्वामी ने जोड़ा था पांचवें सिद्धांत के, मतलब पांचवा सिद्धांत इसे बनाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है? अतनूर है, ठीक है, अतनुरु, अयूर, भीमबेटका या बेराठो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भीमबेटका रहेगा। मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के लिए शैल चित्रों के लिए जाना जाता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे पुराने साक्ष्यों में से एक माना जाता है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? तो इसमें 9वें शिलालेख में राइट आंसर आएगा। यानी अशोक के प्रमुख शिलालेखों, जैसे शिलालेख कितने? 13 शिलालेखों में उसकी शिक्षाओं और प्राप्तकर्ता यूनानी शासक जो थे वो कौन कौन थे? एक का नाम था एंटीओकस, ठीक है, दूसरे का नाम था टॉलेमी, तीसरे का नाम एंटीगोनस, एंड चौथे का नाम मेगस और अलेक्जेंडर।
तो ये थे 1 2 3 4 और 5, कितने थे? 5 समकालीन यूनानी राजा थे ये वाले, एंटीओकस, टोलेमी, एंटीगोनस, मेगस और अलेक्जेंडर। तो इनका उल्लेख 9वें शिलालेख में किया है। और 9वां जो शिलालेख है इसमें और भी क्या लिखा है? अशोक का जो 9वां शिलालेख है इसमें धम्म की शिक्षाओं और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। और इस शिलालेख में धम्म के प्रचार और इसे अपनाने के महत्व पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली बात इसमें आती है। तो यूनानी जो राजा हैं वो ये वाले हैं और 9वां शिलालेख इसका राइट आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मोहरों का सबसे सामान्य रूप है? तो यूनिकॉर्न इसका राइट आंसर आएगा। अगर बोला जाए सिंधु मोहरों का सबसे सामान्य रूप है सींग वाला वैल भी आता है। ठीक है, सींग वाला वैल, ऐसे यूनिकॉर्न रहेगा। ये और एक ऐसी मोहर है जिस पर सींग वाला बैल बना हुआ है जो एक पौराणिक जानवर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यूनिकॉर्न इसको बोलेंगे, सींग वाला बैल बोलते हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न इसका राइट आंसर है। और जो ग्रीक और रोमन स्त्रोतों में भारतीय उपमहाद्वीप में वापस जो है आते हैं। तो यूनिकॉर्न एक तंगा वाला भी बोलते हैं इसको, यूनिकॉर्न नहीं बोलना, एक तंगा वाला, एक तंगा वाला भी बोला जाता है। ठीक है, यूनिकॉर्न इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल या सुरकोटला या सुतकांगेडोर? तो क्या राइट आंसर इसका रहेगा? तो ऑप्शन रहेगा सुरकोटला, ऑप्शन सी में घोड़े के अवशेष मिले हैं। और सुतकोटला गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? याद रखेंगे, गुजरात में आता है। और पुरातात्विक स्थल कहलाता है। साथ में 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास की हम बात करें तो घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं। और इसकी पहचान जो थी A.K. शर्मा, इसकी पहचान A.K. शर्मा ने अवशेषों की पहचान इक्वस फेरस कैवेलस के रूप में की थी। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस सातवाहन राजा ने सबसे पहले राजा के नाम से सिक्के जारी किए थे? सतकर्णी प्रथम आता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी बोला जाता है कि सबसे पहले राजा के नाम से सिक्के जो थे जारी किए थे, सतकर्णी प्रथम इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित था? तो ये राइट आंसर पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में, रावलपिंडी जिले में पाकिस्तान में ये स्थित है। और इस्लामाबाद ने से लगभग 32 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस्लामाबाद से कितना? 32 किलोमीटर दूर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में स्थित है। तो ये भी पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और सिंधु नदी के तट पर लरकाना शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उच्च स्थान पर स्थित है, काफी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने जो था भारत पर आक्रमण किया था। डेमेट्रियस यूथिडेमस का पुत्र था। ठीक है, जो बैक्टीरिया का शासक था। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा डेमेट्रियस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राखाल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है और जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं इसको? मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, और राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में स्थल की खोज की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो जैसे ग्रीक और अरामी भाषाओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन प्राकृत शिलालेख जो है राइट रहेगा इसका, यानी ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे कि हम बोले कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि थी, तो अलग अलग लिपियां थी, तो ये प्राकृत लिपि में लिखे गए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 21, मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक जो थे, इंडिका नाम है जिसका, किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? तो किसके शासनकाल के दौरान थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। और मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसने ये लिखी थी। ठीक है, यूनानी राजदूत था। और
सेल्यूकस निकेटर के दरबार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आया था, तो इसने ये इसकी रचना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो तमिल संगम था मदुरै में हुआ था, आयोजित किया गया था। प्रथम तमिल संगम जो था, ये संगम देवताओं और महान ऋषियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, और लेकिन इस संगम में कोई साहित्य कृति उपलब्ध नहीं हुई है, तो ये राइट आंसर इसका रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? तो कृष्ण प्रथम इसका राइट आंसर आएगा, यानी एलोरा गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के राष्ट्रकूट वंश, किस वंश का था ये याद रखेंगे, राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम। कब से कब तक शासन किया था? 757 से लेके 783 ईस्वी तक जो था इसने शासन किया था, तो ये प्रसिद्ध था। और ये मंदिर जो है एलोरा में स्थित मंदिर श्रृंखला में से एक माने जाते हैं, जो कि इन्होंने इसके लिए जाना जाता है कृष्ण प्रथम को। एंड क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। और नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं पर संस्कृत ग्रंथ है, इसके रचयिता भरत मुनि है, और इससे भारतीय नाट्य कला का जनक भी माना जाता है, और ये रंगमंच, नृत्य, संगीत और अभिनय के लिए विभिन्न पहलुओं पर निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि एचपी टेट, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी, सारे कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ कवर किए गए हैं। अच्छे से सारे क्वेश्चन आप पढ़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।